छात्रों, आज आप लोग शेरली हेड का लास्ट का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। और साथ साथ मैं ये बता देता हूँ कि अब अपन ने अब तक शेरली हेड का लगभग सारा काम कर लिया है। आप लोग इसकी थ्योरी अच्छे से देख लेंगे और थ्योरी के साथ में उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनसे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग उदाहरण देखेंगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा। कुछ टाइम बाद में संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि आपकी फिजिकल क्लासें लगने लग जाएं। अभी ये जो क्लास हो रही हैं ये वर्चुअल क्लासेज हैं। फिजिकल क्लासेज होंगी तो अपन तो पहले की तरह से आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे और आपके किसी तरह की दिक्कत होगी तो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सारी बातें हैं। विशेष परिस्थितियों में आप लोग किसी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक आप लोगों को थ्योरी नहीं आएगी, जब तक आप अच्छे से उदाहरण नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने बारे में ये नहीं कह सकते कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए पहले आप वो काम कर लें अच्छे से। थ्योरी और उदाहरणों में आप लोग अपने आप को ये इस बात के लिए तैयार कर लें कि आपको ये लगे कि हाँ, हमें आता है और हम कर सकते हैं। वी कैन, नॉट वी में। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के लिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 25 का एक बार मैं पूर्ण रूप से इसका खुलासा कर देता हूँ और इसको समझने के बाद में फिर अपन इसको करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1 दिसंबर 2013 को भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और उसी तिथि को मिस्टर जॉन, एक अमेरिकन जो 1995 से लगातार भारत में रह रहे हैं, को दिल्ली कार्यालय का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। निम्न सूचनाओं से मिस्टर जॉन की कर निर्धारण वर्ष 2021 की कर योग्य वेतन आय की गणना कीजिए। पहला पॉइंट है, जॉन का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उन्होंने 36,000 रुपये का बोनस तथा 66,000 रुपये का कमीशन भी दिया गया। उनका पूर्व नियोक्ता 24,000 रुपये प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता देते थे। क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी वही भत्ता देना जारी रखा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, उन्हें किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी प्राप्त है। मकान में लगे फर्नीचर एवं रेफ्रिजरेटर की लागत 60,000 रुपये है। थर्ड पॉइंट, कंपनी ने निजी तथा व्यापारिक प्रयोग के लिए श्री जॉन को एक 1.2 लीटर क्षमता की कार बिना ड्राइवर के भी दी है, जिसके समस्त वे नियोक्ता वहन करता है। फोर्थ पॉइंट, कंपनी ने जॉन के गैस एवं बिजली बिलों का 2400 रुपये भुगतान किया। जॉन ने प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 42,000 रुपये का अंशदान किया तथा कंपनी ने भी इतनी ही राशि का अंशदान किया। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, उनके निजी अस्पताल के 18,000 रुपये के चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण कंपनी ने किया। सेवन्थ पॉइंट, कंपनी ने उन्हें 5 लाख रुपये का ऋण 15 वर्षों के लिए 3.40% ब्याज पर 1/8/2019 को उनकी पुत्री की शिक्षा हेतु प्रदान किया। ऐसे ऋण पर SBI की ब्याज दर 10.05% वार्षिक है। तो ये आप लोगों को प्रश्न दे रखा है। इसके ऊपर कुछ बातों की चर्चा और कर ली जाए तो इन्होंने आपको ये कहा है कि
ये मिस्टर जॉन है कोई और एक अमेरिकन है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिकन है, अपने को वेतन शीर्षक की आय देखनी है। और आप लोगों ने निवास स्तर के संबंध में निवासी, ऐसे अनिवासी और असाधारण निवासी कौन होते हैं और उनकी आय में कौन कौन सी आय शामिल होती हैं, ये बातें पहले पढ़ ली। यहाँ केवल इशारा किया गया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भारत में रह रहा है, लगातार भारत में रह रहा है, 95 से रह रहा है, तो ये भारत में निवासी है। और जब भारत में कोई भी निवासी, हालांकि इसकी कोई विदेशी आय नहीं है, लेकिन अगर भारत में कोई निवासी है तो उसकी आय में सारी आय शामिल होती हैं, चाहे वो भारत से संबंधित हो या भारत के बाहर से संबंधित हो। ये तो एक ऊपर का जो पैराग्राफ दिया है इसके संबंध में बात हो गई। दूसरे पहले पॉइंट में और बताने की एक बात यह है कि उसको मनोरंजन भत्ता 24,000 रुपये प्रति वर्ष वो पहले जो उसका नियोक्ता था वो देता था। अपने को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूर्व नियोक्ता क्या देता था, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में उसको 24,000 रुपये प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता मिल रहा है, ये बात है ख़ास। और ये निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते के संबंध में किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। छूट मिलती है केवल सरकारी कर्मचारी को, और वहाँ भी एक बार ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको शामिल करते हैं, फिर बाद में छूट देते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट में है मकान इसको मिला है बिना किराए के, रेंट फ्री, और वो भी फर्निश्ड हाउस है, तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन अपन लोग करते रहे हैं, आपकी दिक्कत नहीं आ सकती। और अगर फर्निश्ड मकान दिया गया है, फर्निश्ड मकान अगर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में फर्नीचर की लागत का 10%। और मकान का जहाँ तक मामला है, तो मकान उसको मिला है किराए से मुक्त, और मकान है दिल्ली में। मकान की सुविधा का मूल्यांकन करें, और वो भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, तो अपने पास में 3 तरह की रेटें दे रखी हैं। 7.5% है, 10% है और 15% है। पहली जो रेट है वो 10 लाख से कम की है, फिर 25 लाख तक की है, एंड मोर देन की है। तो ये 3 कैटेगरीज आपको मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए दी हुई हैं। इस प्रश्न में मकान की सुविधा का मूल्यांकन वेतन के कितने प्रतिशत पर करें, ये नहीं दिया हुआ है। तो ये कई बार आप लोगों से कॉमन सेंस की बात भी की जाएगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो। तो ये मामला चूँकि दिल्ली का है, तो दिल्ली हिंदुस्तान में कोई छोटी जगह नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर जो अधिकतम मूल्यांकन की दर है 15% वाली, वो लागू होगी। तो 15%, वेतन का 15% अपन लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। और वेतन कौन सा, मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन किसको माना जाए, वो ये बात। फिर उसके बाद में इसको 1.2 लीटर क्षमता की कार दी गई है। कार का मूल्यांकन के 2 रेट हैं अपने पास में, 1800 और 2400, तो इसके ऊपर लागू होगी 1800 वाली। और गैस बिजली बिलों का भुगतान है वो कंपनी ने किया है जॉन के लिए, और कंपनी उसकी नियोक्ता है, यानी नियोक्ता ने गैस एवं बिजली की सुविधा इसको दी है। तो गैस और बिजली की सुविधा है वो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। और विशिष्ट कर्मचारी किसको कहते हैं, ये बात अपन रोज़ रोज़ देख रहे हैं, तो ये विशिष्ट की कैटेगरी में आता है। अगर विशिष्ट है ये, तो गैस और बिजली के बिलों का भुगतान जो नियोक्ता ने किया है इसके वेतन में शामिल हो जाएगा। एक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की बात आती है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में इसके जॉन ने 42,000 का अनुदान किया, तो अपने वेतन में से ये कितना ही करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तथा कंपनी ने इतनी ही राशि का अंशदान किया है। बात यह है कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कंपनी ने 42,000 का अंशदान किया है। अपन ये देखेंगे कि कंपनी कितना कर सकती है। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता अंशदान अगर वेतन के 12% तक करता है तो कर्मचारी की आय में उसे शामिल नहीं करेंगे, और अगर वो अंशदान वेतन के 12% से अधिक करता है तो ऊपर की राशि को अपन वेतन में शामिल कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये मैंने बताया है कि वेतन के यहाँ पर हर जगह अलग अलग मायने हैं, तो ये होगी बात। और फिर उसके बाद में निजी अस्पताल में अगर कर्मचारी इलाज कराता है और नियोक्ता पूर्ण भरण करता है तो वो राशि टैक्स फ्री नहीं होगी, कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगी। और लास्ट का पॉइंट ये है कि उसको 5 लाख रुपए का लोन दिया गया 15 सालों के लिए, और रेट ले रहे हैं उससे 3.40, और ये जो लोन है वो कंसेशनल रेट पर है, क्योंकि SBI की रेट है उस टाइम वो है 10.05। अगर ये लोन SBI से लिया जाता तो वो लेती 10.05। तो यानी जो ब्याज का डिफरेंस है 10.04 और 3.40 का, वो इतना, वो रियायती दर पर लोन है। तो जो ब्याज की राशि आएगी वो अपन उसकी आय में शामिल कर लेंगे। और ये देखना है कि ये लोन कब दिया गया, और ये लोन दिया गया है 1/8/19 को। 1/8/19 का मतलब 1 अगस्त 19 को दिया गया। 1 अगस्त 19 से लेके आप मार्च तक महीनों की गणना करेंगे, उतने महीने के का जो ब्याज पर रियायत दी है उसको इसकी आय में शामिल किया जाएगा, वो शामिल कर लेंगे। अब उसके बाद में प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न को करने के लिए रोज़ की तरह वही बात है, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री जॉन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये हेडिंग आप लोगों ने डाल दिया, और इस हेडिंग के बाद में फिर अपन करना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह से लेफ़्ट साइड में पूरी जगह छोड़ देंगे पर्टिकुलर्स के लिए, और लास्ट का एक कॉलम है वो रुपए का बना लेंगे। तो ये परफॉर्मा हो गया। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको प्रश्न में दी हुई है, 15,000 रुपये प्रति माह की इसकी बेसिक सैलरी है। तो आप लोग गुणा करेंगे बेसिक सैलरी 15,000 इंटू 12, और ये राशि आ गई 1,80,000 रुपये। फिर उसके बाद में बोनस इसका दे रखा है अपने को 36,000, जो लास्ट में रुपए के कॉलम में लिख देंगे। कमीशन दे रखा है 66,000, जो लास्ट के कॉलम में चला जाएगा रुपीज़ में। तो अपन ने बेसिक सैलरी लिख दी, बोनस लिख दिया, कमीशन लिख दिया। उसके बाद में आपको दिखाना है एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, जो मिलता है 24,000 रुपये। अब उसके बाद में आप लोग दिखाएंगे मकान की सुविधा का मूल्यांकन। तो अपन मकान की सुविधा का मूल्यांकन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए अपन ने ये देख लिया कि इसके ऊपर 15% की दर लागू होगी वेतन की, तो 15% तो तय हो गया। अब वेतन की गणना करेंगे, और वेतन का मतलब मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए वेतन, ये पीछे थ्योरी में दे रखा है। तो मकान की सुविधा का जब मूल्यांकन करते हैं तो वेतन में क्या क्या शामिल हैं वो चीज़ें यहाँ भी जोड़ देंगे। यहाँ जो जुड़ेंगी वो जुड़ेगी, एक तो बेसिक सैलरी, एक बोनस जुड़ जाएगा, कमीशन जुड़ जाएगा, और एंटरटेनमेंट अलाउंस जुड़ जाएगा 24,000 का। तो वेतन में यहाँ अपन ने शामिल किया। आप एक वर्किंग नोट लगा देंगे कि मकान के सुविधा की मूल्यांकन हेतु वेतन की गणना इस तरह से की गई है, और उसमें ये चीज़ें शामिल की गई हैं, बेसिक सैलरी,
बोनस, कमीशन एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,80,000 प्लस 36,000 प्लस 66,000 प्लस 24,000। ये राशियाँ आती हैं 3,06,000। ये वेतन आ गया मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन 3,06,000। अब इसका आपको करना है 15%। तो 3,06,000 आप पर्टिकुलर्स में अंदर की साइड में लिख देंगे 3,06,000 इंटू 15%, और इसका 15% आएगा 45,900। आप लोगों को वर्किंग नोट भी तैयार करना है, और तैयार करने के बाद में यहाँ वेतन को 15% से गुणा करते हुए दिखाना है। 3,06,000 इंटू 15%, और राशि अंदर की साइड में लिखी एक बार 45,900। अंदर इसलिए लिखी क्योंकि अभी फर्नीचर की लागत का 10% और जोड़ा जाएगा। तो उसको जो फर्नीचर दे रखा है वो 60,000 का है, तो आप इसके नीचे दिखा देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की लागत का 10% यानी 6,000 रुपये वो आते हैं। तो पहले कैलकुलेशन आई 45,900 और 6,000 फर्नीचर की आ गई। 45,900 प्लस 6 और ये जोड़ते हैं तो 51,900 होते हैं, जो लास्ट के कॉलम में ले जाएंगे। तो ये लास्ट के कॉलम में चला गया। फिर उसके बाद में अब आगे चलते हैं आगे जाएंगे तो कार की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। कार की सुविधा के मूल्यांकन के लिए मैंने बता दी कि ये कार 1,800 रुपये की दर पर इसका मूल्यांकन होगा। ये 6 लीटर से कम की है। वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी, आगे एक ब्रैकेट लगा देंगे 1,800 इंटू 12। एक महीने के लिए इस सुविधा का मूल्य 1,800 इंटू 12, और ये 6 लीटर से अधिक की होती तो रेट लगती 2,400। उस टाइम होता 2,400 इंटू 12, लेकिन अब अपन ने किया 1,800 इंटू 12, और ये राशि आती है 21,600 जो लास्ट के कॉलम में जाती है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेमेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाए 2,400। ये विशिष्ट कर्मचारी है, इसके लिए इस सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा। अब उसके बाद में एक है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता ने जो अंशदान दिया वेतन के 12% से अधिक, तो आप नीचे लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ, एक्सेस मानी ज़्यादा, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो पहले अपन देखेंगे कि उसने अंशदान कितना दिया, उसने 42,000 दिया, उसको देना कितना चाहिए था अधिकतम, तो वो वेतन के 12% तक दे सकता है। और वेतन का मतलब मूल वेतन है। यहाँ पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के संबंध में जब वेतन की गणना करते हैं वहाँ वेतन अलग है, वहाँ वेतन का मतलब है मूल वेतन, और महंगाई भत्ता तब शामिल करते हैं जब वो सेवा शर्तों में हो, लेकिन यहाँ पर वो सेवा शर्तों में नहीं है, तो इसलिए इसका मूल वेतन है 1,80,000। 1,80,000 का वो 12% दे सकता है नियोक्ता। 1,80,000 का 12% अगर आप करते हैं तो ये राशि आती है 21,600। वो राशि दे सकता था प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में केवल दे सकता था वो 21,600, जबकि उसने दिए 42,000। तो अब आपको करना ये है कि 42,000 में से 21,600 घटा दो। लिख तो पहले ही दिया अपन ने, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, और आगे ब्रैकेट में 42,000 माइनस 21,600, तो ये राशि आती है 20,400 जो लास्ट के कॉलम में दिखाएंगे। टैक्सेबल है कर्मचारी के लिए। इसका भी आप एक वर्किंग नोट तैयार करें कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक की गणना इस तरह से की गई है। तो पहले तो आप 12% दिखाइए 1,80,000 का, और फिर वास्तव में नीचे लिख दो कि कंट्रीब्यूशन नियोक्ता ने दिया 42,000, तो जो ज़्यादा दिया है वो वेतन में शामिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से मेडिकल बिल, जो निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया और नियोक्ता ने उन मेडिकल बिलों का रियम्बर्समेंट किया, तो वो भी कर योग्य है। आप लिखेंगे रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, REIMBURSEMENT, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 18,000। और फिर उसके बाद में एक
जो रियायती दर पर उसको रियायती दर के ऊपर जो लोन दिया गया है रियायती ब्याज दर पर, तो लास्ट में दिखाएंगे अपन वैल्यू ऑफ लोन फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ लोन फैसिलिटी एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट पर जो लोन दिया वो और कर योग्य करेंगे, ब्याज उससे कम लिया गया। तो ब्याज की गणना भी आप लोग एक वर्किंग नोट में नीचे प्रश्न के नीचे वर्किंग नोट 3-4 1 2 3 4 इस तरह से लिख के वर्किंग नोटों में दिखाएंगे कि कंसेशनल रेट की गणना इस तरह से की गई है। तो ये पहले तो आप लोग ये देख लें कि इसको कंसेशन कितना मिला। तो कंसेशन इसको मिला है 10.05 में से माइनस कर दो 3.40, इसमें से 3.40 अगर अपन घटाते हैं तो ये राशि बचती है 6.65%, यानी इसको 6.65% का लाभ दिया गया है। तो अब आप करना शुरू करेंगे, 5 लाख को गुणा कर दो, 5 लाख इंटू 6.65%। अब वो कितने महीने का दिया है, वो दिया है इन्होंने 1 अगस्त से लेके मार्च 20 तक, 19-20 की बात है, अपना गत वर्ष है 19-20। तो अगस्त से शुरू करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर और इस तरह से महीनों की गणना करेंगे मार्च तक, तो ये 8 महीने आ जाते हैं। क्योंकि ये निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, इसका गत वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च को। तो ये 8 महीने, गत वर्ष में केवल 8 महीने इसको फ़ायदा मिला। तो अपन ने कैलकुलेशन करी 5 लाख इंटू 6.65% इंटू 8/12, 8 डिवाइडेड बाई 12, और इस तरह से ये ब्याज की गणना आ गई 22,167, जो इसकी आय में शामिल कर लिया। और अब ये लास्ट के कॉलम का जोड़ लगाएंगे, वो जोड़ कहलाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 442,467। और इसमें एक छूट आपको बिना कही देनी है, जो सब कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो है 50,000 की, वो छूट दे दी। वो 50,000 रुपये घटाने के बाद में अब जो राशि आ रही है 392,467, उसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस तरह से ये प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों से अब ये अपेक्षा है कि आप सैलरी हेड और पीछे के लगातार ये वर्ष के दौरान का पूरा मामला है, आप निरंतर इसकी स्टडी करते रहें। अपन थोड़ा सा के अब आगे चलेंगे और अगले जो लेसन करेंगे उसमें अगला जो है शीर्षक है आय का। आय के आपको पता है 5 शीर्षक हैं, तो अगला शीर्षक आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको अपन शीघ्र ही करेंगे। थैंक यू।